सुबह के 4 बजे थे। सुभाष मिश्रा जी को एक कॉल आई। उन्होंने कॉल उठाया और कान पे लगाया। नींद में वो बोले, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ सुन के उनके पसीने छूटने लगे और तभी वो भारी आवाज़ में बोले, सुभाष जी। जी साहब, हम घर पर ही रहेंगे साहब। अभी तो बहुत ही आँच तंग है, हमें थोड़ा और समय दे दो तो अच्छा रहेगा। इतना ही बोलने की देरी थी कि सामने से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उन्हें धमका रहा हो। उन्होंने जैसे तैसे बात की और कॉल काटी। वो तुरंत उठकर तैयार होने लगे। रानी जी, उनकी पत्नी, जब उन्होंने आवाज़ें सुनी तो उन्होंने सुभाष जी से पूछा, रानी जी, अरे किसका फ़ोन आया था और आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुभाष जी हड़बड़ाते हुए बोले, रानी जी, बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हम सेठ जी के पास जा रहे हैं रानी जी। लेकिन क्यों? कुछ बताइए तो सही। मुझे इतनी सुबह सुबह सेठ जी सो रहे होंगे। सुभाष जी रानी जी के बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी जी ये देखकर बोली, अरे आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए क्या बात हो गई ऐसी और किसका फ़ोन था? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप बताइए क्या बात है? सुभाष जी साहब के आदमी का फ़ोन था। कह रहे थे कि वो आज दोपहर तक आ रहे हैं। उससे पहले ही हमें पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। रानी जी सुभाष जी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उन्हें उनकी बात सुनकर और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो सोच सोच के पागल हो गई। उन्हें लगा कि आज वो सब सड़क पर आ जाएंगे और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सुभाष जी डरिए मत, आप हिम्मत रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और सेठ जी से जाकर मिलता हूँ। आप तब तक सारे जेवर निकाल दीजिए, उनसे तो बहुत कुछ पैसे आ सकते हैं। रानी जी आंखों में आंसू लिए, आप कुछ भी कर लीजिए पर हम इतनी बड़ी रकम चुका पाएंगे? मेरे जेवर बेच के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। सुभाष जी जानता हूँ, पर कुछ तो देना होगा उन्हें। ऐसे ही अगर हमने हाथ ऊपर कर दिए तो साहब हमें ऊपर पहुँचा देंगे। हमने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी भी की है। वो यहाँ नहीं थे तो हमारा घर चलता था बिना किसी समस्या के, पर उनको अब पता चल चुका है, इसलिए अब ये दिन देखना पड़ रहा है। सुभाष जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कहते हैं, सुभाष जी चलिए, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ। कैसे भी करके उनसे मदद मांगता हूँ। इतनी सुबह जाना सही नहीं है, पर अब कर भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सुभाष जी ये बोलकर निकल गए और रानी जी मन ही मन भावना से प्रार्थना करने लगी। शहर भोपाल। 27 साल का नौजवान लड़का इंदौर से भोपाल के लिए रात से अपनी ब्लैक मर्सिडीज कार से निकला था। गोरा रंग, शरीर में एकदम परफेक्ट, आंखों पर काला चश्मा जो उसकी नशीली आंखें छिपाने का काम कर रही थी। चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं। वो कब से सिगरेट सुलगाने गाड़ी में धुआं छोड़े जा रहा था। मनन जो इंदौर में 5 सालों से था, भोपाल में उसका आना जाना कम था, पर भोपाल में उसका बिजनेस, या यूँ कहो पूरा भोपाल ही उसका था। हीरे के बिजनेस के साथ साथ साइड में क्राइम का धंधा, बारूद, इलीगल माल बेचना और भी कई सारे गैरकानूनी धंधे जो वो करता था। पूरा शहर उसके आगे सर झुकाता था। मनन सच में एक क्रिमिनल था, पर उसके बिजनेस की वजह से उसके कारनामे ढक जाते थे। मनन अपनी ही सोच में गुम होकर सिगरेट के नशे करके जा रहा था। गाड़ी में सांस लेना मुश्किल सा हो गया था। इस वजह से उसके पीछे बैठे आदमी अपना नाक दबाए बैठे थे। उसके साथ ही जो गाड़ी दौड़ाई जा रहा था, उसका वो जिगरी यार, उसका सब कुछ, उसका भाई, उसका हमदर्द, उसका दोस्त, या यूँ कहो उसकी जान, अंश, उसका साथी जो उसके जैसा ही था। दोनों में बहुत दोस्ती थी, ज़्यादा गहरी थी। 27 साल का लड़का जो दिखने में थोड़ा सांवला, हट्टा कट्टा था, जो कभी रास्ते को तो कभी मनन को घूरे जा रहा था। एकदम से गाड़ी रुकी। उसके पीछे की 2 गाड़ियां धड़ाक से रुक गई।
अंश ने दरवाजा खोला और मनन को बाहर निकाला। पीछे की गाड़ियों की आदमी भी निकलकर वहां आ गए। अंश थोड़ा गुस्से में बोला, निकल तू अब बाहर, कब से तेरा ड्रामा देख रहा हूँ। जब से निकले है तब से तेरा सड़ा हुआ धुआं बंद ही नहीं हो रहा। मनन उसकी तरफ बिना देखे कार के सहारे लगते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या कर दिया यार। अंश उसको गाड़ी से हटाते हुए, अब तू पैदल ही आजा, हम जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।